मरकजी हुकूमत की लाख कोशिशों के बावजूद सीएए के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहरा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इस दौरान मुजाहरे की कमान तलबा के बाद ख्वातीन ने भी संभाल ली है। ऐसा ही एक नज़ारा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में देखने को मिला। अपनी इलाकाई ज़बान में सीएए एनआरसी की मुखालिफ सड़कों पर उतरी खवातीन की भीड़ समझने के लिए काफ़ी है कि नए शहरियत कानून से लोग कितने नाराज हैं। सीएए को लेकर जहां मुस्लिम तबका खुद को छोड़ने से नाराज है, वहीं दीगर मज़ाहिब के गरीब और आदिवासी एनआरसी के कागजात को लेकर परेशान हैं। खवातीन इस नए कानून को लेकर इतनी खौफजदा हैं कि गोद में अपने बच्चों को लेकर सड़कों पर उतरने लगी हैं, जबकि मुस्लिम तंजीमें मरकजी हुकूमत की नीयत पर सवाल उठा रही हैं। हुकूमत के किसी फैसले की मुखालफत करना अवाम का आईनी हक है, लेकिन उसे ठीक से समझाना भी उसकी आईनी जिम्मेदारी बन जाती है। उधर हुकूमत की मुखालफत की वजह तलाश करने की जगह सीएए की हिमायत में रैलियों पर भी सवाल उठते हैं। ऐसे हालात में जगह जगह टकराव के हालात पैदा होते जा रहे हैं, जो शायद मुल्क और आम शहरियों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली के शाहीन बाग में मुजाहरा लगातार जारी है। मुजाहरीन का कहना है कि सरकार को उनसे बात करनी होगी, वरना वो यहाँ से नहीं उठेंगे। एहतजाजियों का कहना है कि बात के बिना कोई बात नहीं बनेगी। हमारे दिल्ली के रिपोर्टर शुएब रजा ने लोगों से बात की। शाहीन बाग में पिछले 30 दिनों से एहतजाज जारी है। तमाम जो लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर सीए और एनआरसी के ख़िलाफ़ अपनी जो मुखालफत है वो दर्ज करा रहे हैं। अभी भी जो एहतजाज है वो लगातार जारी है और बड़ी तादाद में जो ख़वातीन है वो शाम के वक्त यहाँ आती है। बड़ी तादाद में वो रात भर बैठी रहती है, अपनी बातों को रखती है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी 2 बार इस मामले में सुनवाई की, लेकिन आज हाई कोर्ट ने कहा कि जो जिम्मेदार अथॉरिटी है वो अपने तरीके से देखे। ये आप लोगों की जीत है या क्या इसको आप देख रहे हैं कि पुलिस कोई कार्रवाई बाद में करेगी? क्या चीज़ें आपको नज़र आती है? देखिए, सबसे पहले आज हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया, शुरू में बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, इंक्लूडिंग मीडिया। कुछ मीडिया ने चलाया कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जाए। एक्चुअली जो पिटीशन डाला गया था उसको कोर्ट ने खारिज किया है 2 ऑब्जर्वेशन के साथ, कि एक लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ध्यान दिया जाए, औरतें हैं, बच्चे हैं, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, और जो पिटीशन डाला था उनका इंटरेस्ट देखा जाए। और ये बोलकर पिटीशन को खारिज किया गया है। कोर्ट ने कभी नहीं किया है कि हटा दीजिए, ख़त्म कीजिए, और कोर्ट कर भी नहीं सकता था ये। कोर्ट ने ये तो मीडिया वालों में सुबह में चलाया गया कि प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने ये आदेश दिया, आदेश नहीं, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, चीज़ों को ऑब्जर्व करके पुलिस को कहा है कि आप देखिए, और पुलिस को कहीं ना अथॉरिटी दिया है। अभी कैसे आप लोगों की हिकमत अमली आगे की है रणनीति कि भाई क्या चीज़ें इसमें होना चाहिए? क्योंकि हुकूमती सतह पर कोई भी हम ये देखें कि एक जिस तरह से कोशिश होनी चाहिए थी आप लोगों से बातचीत की भी, वो तो अब तक नज़र नहीं आती। देखिए, हम पिछले 1 महीने से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली कर रहे हैं, और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इतना बड़ा मास मूवमेंट कोई लीडर नहीं और पीसफुल तरीके से चल रहा है। अमित शाह जी ये बोल रहे हैं कि हम 1 इंच पीछे नहीं जाएंगे। हम लोग उस बात का कोई जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी हम पीसफुल तरीके से कर रहे हैं। सरकार ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है कि हम जाएंगे, सीए के बारे में लोगों को बताएंगे। अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया। कोई आया है क्या किसी के पास? सरकार तो हमसे कोई, हम तो एटीट्यूड में नहीं है कि हम सरकार से बात नहीं करेंगे, हम पुलिस से बात नहीं करेंगे। हम बोल रहे हैं आप आइए, बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए, सीए हमें समझाइए क्या है। वो बोल रहे हैं युवाओं को भटकाया जा रहा है। कुछ लीडर, तथाकथित लीडर बीजेपी के बोल रहे हैं युवाओं को भटकाया जा रहा है। उन नेताओं को, साक्षी महाराज जैसे नेताओं को कहते हैं, शाहीन बाग में आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे युवा हैं जो पहले दिन ही सीए बिल को अच्छे तरीके से पढ़कर समझ गए थे। लेकिन फिर भी अगर आप बात करना चाहते हैं, आइए, हम आपको वेलकम करते हैं। स्टेज पे आपको खड़ा कराकर हम अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ हम आपसे बात करना चाहते हैं। आप मुझे समझाइए सीए बिल क्या है। आइए, आप पुलिस को भी हम बुलाते हैं, क्या प्रॉब्लम है, आप आइए, हमसे बात तो कीजिए कम से कम। ये हमारा पहला है। जहाँ तक प्रोटेस्ट है, ये पीसफुल प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। कोई, आप कोर्ट का तो खैर ऑर्डर आया नहीं है ऐसा कुछ, उसने पुलिस को बोला है कि आप संभालिए लॉ एंड ऑर्डर को। उस कोर्ट ने हमारे ही कहा है कि हमारी जो औरतें हैं, हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं,
उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हिफाजत आपकी जिम्मेवारी है, लॉ एंड ऑर्डर, यही तो कोर्ट का ऑर्डर है। किस तरह की आप पहल चाहते हैं हुकूमती सतह पर भी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 1 महीना हो चुका है और जो बातचीत का एक तरीके से होनी चाहिए थी वो तो कम से कम नहीं हो पाई। बिल्कुल, देखो भाई, पिछले 1 महीने से बहुत शांतिपूर्वक सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। कहीं भी धरना हमने आज तक देखा है गवर्नमेंट के साइड से, कोई एक बंदा आता है जो आके आपसे कन्वर्सेशन करता है, देन आगे की चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक ईगो इशू बना हुआ है। गवर्नमेंट को ये है कि हमें नहीं जाना। भाई आप आओ, हमसे कम्युनिकेट करो, हमारी बातों को सुनो, बातचीत हो। बिल्कुल, हम इसलिए बैठे हैं यहाँ पे कि आप आओ, हमसे बातचीत करो। हमारा कोई मतलब नहीं है यहाँ पे चीज़ों को हाईजैक करने का। मेरा घर यहीं पीछे है, हम लोग परेशान हैं, हम लोग मेट्रो से सफ़र करते हैं, लेकिन हम लोग हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हम करेंगे। आप हमसे कम्युनिकेट करो, एक रास्ता निकालो इसका, दैट्स इट। तो लोग ये चाहते हैं कि हुकूमती सतह पर एक पहल हो, और लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि परेशानी हो रही है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि बातचीत हो, बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल निकलना चाहिए। जी सलाम के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। और दिल्ली में आज से 5वें रायसीना डायलॉग की शुरुआत होगी। यहाँ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान 12 ममालिक के वज़राए ख़ारजा मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही 104 मुल्कों के नुमाइंदे भी यहाँ पर शिरकत करेंगे। रायसीना डायलॉग में 7 ममालिक के साबिक सरबराहान भी शामिल रहेंगे। शाम 6 बजे से ये डायलॉग जो है वो शुरू होगा और 16 जनवरी तक ये चलेगा, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी के लीडर रघुराज सिंह ने शहरियत कानून की हिमायत में रैली के दौरान एक मुतनाज़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सीएम योगी के खिलाफ नारेबाजी करने वालों को जिंदा दफन कर दूंगा। रघुराज सिंह ने आगे कहा कि ये मुट्ठी भर लोग, सिर्फ 1% क्रिमिनल और बदनुवान लोग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। वो हमारा पैसा इस्तेमाल करते हैं और पीएम और सीएम के खिलाफ नारे भी लगाते हैं। मैं उन्हें जिंदा दफना दूंगा। अलीगढ़ में बीजेपी के लीडर के मुतनाज़ा बयान देने के मामले पर काबीना वजीर श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि कुछ लोग जब पीएम और सीएम के बारे में कुछ गलत कहते हैं तो कारकुनान नाराज हो सकते हैं, लेकिन जबान पर सभी को काबू रखना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, हमारे संगठन का, सबको ये आह्वान है कि शब्दावली का जो प्रयोग है वो संयम के साथ करें। और हमारा जो मुख्य ध्येय है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जिन हमारे जो अल्पसंख्यक वहाँ थे, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा था धर्म के आधार पर, जिनको हम जो यहाँ पर उनको हम नागरिकता दे रहे हैं, उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, अपनी बात पर कॉन्सेंट्रेट करें। और वहीं बीजेपी के लीडर के मुतनाज़े बयान पर पीएसपीएल लीडर दीपक मिश्रा ने बीजेपी पर तनकीद की है। यह भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं ठोक दो, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कुचल दो, तो फिर ये कह रहे हैं दफन दो, तो मुझे लगता है कि यह उसी संस्कृति का एक विभत्स रूप है। लोकतंत्र में ऐसी शब्दावली, ऐसी भाषा की इजाजत। और तेलंगाना में संगारेड्डी और मेडक में होने वाली बल्दियाती इंतखाब के तशहीर के दौरान भी ओवैसी ने सीएए के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कहा। ओवैसी ने रैली को खिताब करते के दौरान ये कहा कि बीजेपी के साथ कांग्रेस पर भी उन्होंने दरअसल हमला बोला। ये जो सीएए का कानून है, ये गांधी और अंबेडकर के ख्वाबों के खिलाफ है।
ये हमारी उस मुल्क की उस रूह के खिलाफ है और इसीलिए हम CAA कानून की मुखालिफत करते हैं। मेदक में नए शहरियत तरमीमी कानून को गांधी, अंबेडकर और आइन की रूह के खिलाफ बताते हुए इसकी मुखालफत का ऐलान किया है। इस दौरान ओवैसी कांग्रेस पर तीखे तंज करना नहीं भूले। इनका मामला क्या है? कांग्रेस पार्टी का दिमाग बीजेपी में, दिल RSS में, अब जबान से खाली सेकुलरिज्म बोलते, क्या निकलता जुमला। AIMIM उम्मीदवार के हक में वोट मांगने पहुंचे ओवैसी ने कांग्रेस पर पैसे तकसीम करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास बहुत पैसा है, इसलिए आप उससे वोट लेकर MIM को वोट करना न भूलें। इसको काला कानून मानकर उस बिल की कॉपी को भी मैंने ऐवान पार्लियामेंट में फाड़ा था और बताने का मकसद ये था कि एक ऐसा कानून बीजेपी की हुकूमत बनाने जा रही है, बल्कि कानून बन चुका है जो मजहब को बुनियाद बनाकर हिंदुस्तान की शहरियत देगा। सबने मिलकर अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से इस मुल्क को जब आजाद करवाया और जब बाबा साहेब अम्बेडकर को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इस मुल्क का संविधान, दस्तूर, आइन बनाइए, तो दस्तूर साफ तौर से कहता है कि इस मुल्क का कोई मजहब नहीं होगा। इस मौके पर MIM सदर ने कहा कि वो किसी को शहरियत देने के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक सेकुलर मुल्क में कोई किसी मजहब को अलग रखकर कानून कैसे बना सकता है। इस दौरान उन्होंने PM मोदी पर भी सवाल उठाए। मुझे इस बात की कोई शिकायत नहीं है, ना मुझे गम है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से कोई मुसलमान नहीं आएगा। मुझे शिकायत इस बात की है, मुझे तकलीफ और गम इस बात का है कि आप तमाम मज़ाहिब को शहरियत देंगे और लफ्ज़ इस्लाम और मुसलमान को उससे मुस्तस्ना रखते हैं। यहां पर भी वज़ीर आज़म गलत कह रहे हैं। गलत इसलिए कह रहे हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून को अगर आप एक मजहब को उससे मुस्तस्ना रखेंगे तो फिर आप सिटीजनशिप दे रहे हैं या ले रहे हैं। CAA की मुखालफत का मरकज बन चुके हैदराबाद में हर जुमे को अवामी मुजाहरा हो रहा है। इस दौरान गुज़िश्ता 3 जनवरी को मिलेनियम मार्च हो या फिर 10 जनवरी की तिरंगा यात्रा, इन दोनों रैलियों ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। अब देखने वाली बात यह है कि CAA के खिलाफ हो रहे मुजाहरों पर हुकूमत कितने दिन खामोश रहती है। साथ ही मुजाहिरीन अपने मुतालबे से क्या हासिल करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने ओमान के सुल्तान हेसम बिन तारिक अल सईद से मुलाकात की। वजीर मौसूफ ने आंजहानी सुल्तान काबूस की वफात पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तानी अवाम की जानिब से इजहार ताज़ियत की। इस मौके पर अक़लियती उमूर के वजीर ने सदर जमहूरिया और वजीर आज़म का ताज़ियती पैगाम भी सुल्तान हेसम बिन तारिक अल सईद को सौंपा। वाज़ेह हो कि सुल्तान काबूस के इंतकाल की खबर सुनते ही वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीटर कर आंजहानी सुल्तान की रहलत पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए मरहूम को हिंदुस्तान का बेहद मुखलिस दोस्त बताया था। और मुल्क में महंगाई पर सवालों की बौछार लगातार हो रही है और हालात सुधरने का भी नाम नहीं ले रहे। लेकिन अब जो रिपोर्ट आप देखने जा रहे हैं वो आपको बताएगी कि बीते कुछ महीनों में आपकी जेब पर कैसे खर्चा दोगुनी रफ्तार से बढ़ा है और आने वाले दिनों में इसका कितना असर देखने को मिलेगा। महंगाई से मुल्क को फिलहाल आराम मिलता नजर नहीं आ रहा है। खाने पीने की चीजें महंगी होने से दिसंबर में खुदरा महंगाई दर में फिर इजाफा हो गया है। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 7.35% हो गई है, जबकि नवंबर में खुदरा महंगाई दर 5.54% थी। इसके अलावा खाने की चीजों की महंगाई दर में भी साल के आखिरी महीने में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नवंबर में खुराक महंगाई दर 10.01% थी, जो दिसंबर में बढ़कर 14.12% हो गई। आदादो शुमार की माने तो प्याज, टमाटर
और दीगर सब्जियों की कीमतों में इजाफा होने की वजह से दिसंबर में रिटेल महंगाई दर में उछाल देखने को मिला है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी से रिटेल महंगाई दर बढ़ी है, जिसका असर आम लोगों की जेब पर तो पड़ा ही है, यही असर बाजार में भी देखा जा रहा है। सब्जियों की महंगाई दर अक्टूबर में 26% थी, फिर नवंबर में बढ़कर 36% हो गई और अब दिसंबर में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई है। दिसंबर में सब्जियों की महंगाई दर बढ़कर 60.5% हो गई। कुल मिलाकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आने वाले वक्त में आपको बढ़ती महंगाई से राहत मिलने वाली है, तो फिर आप गलत हैं, क्योंकि मईशत के आदाद-ओ-शुमार तो यही बता रहे हैं कि हालात अभी बहुत जल्द सुधरते नहीं दिख रहे हैं। ये रिपोर्ट जी मीडिया। गोरखपुर महोत्सव के दूसरे दिन सुर, संगीत और फैशन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिला। एक तरफ जहां भरत शर्मा ने भोजपुरी में गाने गाकर लोगों का दिल जीता, तो वहीं दूसरी तरफ राजू श्रीवास्तव ने हंसा हंसा कर सभी को लोटपोट कर दिया। ये तस्वीरें हैं गोरखपुर महोत्सव की। यूपी के गोरखपुर में महोत्सव का दूसरा दिन सुर, संगीत और फैशन के साथ शुरू हुआ। इस बीच भरत शर्मा की भोजपुरी में पेशकश ने लोगों का दिल जीत लिया। देर रात गजोदर भैया यानी राजू श्रीवास्तव ने अपने हंसगुल्लों से लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। भाई साहब मैं वहां 1.5 घंटे खड़ा हो गया। मैंने लिखा है तो किसी को भेजेंगे, बाद में पता चला ऐसे ही लिखा, जबरदस्ती, कोई स्वागत नहीं कर रहा। भोजपुरी के मशहूर गुलकार भरत शर्मा ने अपनी गुलकारी से महोत्सव की शाम को शानदार बना दिया। दूसरे दिन उन्होंने गोरिया, चांद की अजोरिया समेत कई गानों से भीड़ को झूमने पर मजबूर कर दिया। खादी के कपड़ों को प्रमोट करने के लिए मशहूर ड्रेस डिजाइनर रूना बनर्जी ने अपने डिजाइन किए हुए कपड़ों को शोकेस किया। रघुपति राघव राजाराम की गूंज के साथ 16 मॉडल खादी कपड़े पहनकर रैंप पर उतरे तो लोग देखते रह गए। इसे कहते हैं भारत, जिसका हिस्सा हम सब हैं। We are all very proud to be Indians. शो टॉपर रही मिस इंडिया डिंपल पटेल। इस कैटवॉक की खासियत ये रही कि इसमें माजूर बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इसमें एक मॉडल ने सीएम योगी का रोल प्ले किया था, जिसे देखकर लोगों ने खूब तालियां बजाईं। गोरखपुर महोत्सव में खादी को शादी तक पहुंचाने का कॉल किया गया। ये खादी फैब्रिक गांव की खवातीन ने तैयार की थी, लिहाजा इसे मकामी रोजगार से भी जोड़ने की कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तेजाब या यूं कहें बोतल में बंद खौलता हुआ लावा, जो जब तक बोतल में है अमन है, जैसे ही बाहर आया जिंदगी को जलाता चला गया। हमेशा से एक सवाल उठता रहा है कि अगर तेजाब मिलेगा ही नहीं, बिकेगा ही नहीं, तो फेंका भी नहीं जाएगा। तेजाब जिंदगियों भी फिर नहीं जलाएगा। एक चलते चलते रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कितना अच्छा होता अगर एसिड बिकता ही नहीं, मिलता ही नहीं तो
दिखता भी नहीं। शहर शहर, गली गली, शाहजहांपुर हो या सहारनपुर, हापुड़ हो या वाराणसी, खुलेआम बिक रहा है तेजाब। शहर कोई भी हो, गली कोई भी हो, आप बोल कर देखिए, बिना किसी रोक टोक कुछ रुपए चुकाइए और तेजाब की बोतल हाजिर है। ना किसी कानून का डर और ना ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की परवाह। किराना की दुकानों पर खुलेआम बिक रहा है जिंदगियों को जलाने वाला तेजाब। सबसे पहले वाराणसी की तस्वीर देखिए। जी मीडिया रिपोर्टर नवीन पांडे जैसे ही दुकानदार से एसिड की मांग करते हैं, दुकानदार ने बिना पूछताछ एसिड की बोतल उनके सामने लाकर रख दी। दिलचस्प बात यह है, दुकानदार ने हमसे न सिर्फ आईडी कार्ड की मांग की और न ही रजिस्टर पर नोट किया कि तेजाब की बोतलें किसको बेची गई हैं। यहाँ तक कि दुकानदार के पास एसिड बेचने का लाइसेंस तक नहीं है। हम इस वक्त खड़े हैं वाराणसी की किराना की दुकान पे। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं इनके पास तेजाब बेचने के लाइसेंस हैं या नहीं, या ये तेजाब बेचते हैं कि नहीं, अगर बेचते हैं तो उसका रिकॉर्ड रखते हैं कि नहीं। तो हम इसमें वाराणसी किराना की दुकान पे मौजूद हैं और जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, तेजाब होगा क्या? नहीं सर, तेजाब नहीं। तेजाब नहीं बेचते? अभी तो आप बोल रहे थे कि आप नहीं, तेजाब नहीं बेचते। टाटा कंपनी का है, ब्रांडेड। अच्छा, ब्रांडेड रखते हैं। किस तरह का है? डॉक्टर का एसिड है, उसमें लिखा है टॉयलेट कहाँ रखते, कहाँ है ये दिखा दे। ये क्या है, किस तरह का तेजाब है? टॉयलेट साफ करने के लिए। टॉयलेट के लिए। तो इसको बेचने के लिए कितने रुपए लेते हैं आप लोग? कितना लेते हैं? कितने का बिका भी जाइए? कितने का बिकता है? 45 रुपये। 45 रुपये का ये तेजाब आप बेचते हैं सर, आधा लीटर का है। अच्छा, इसको बेचने के लिए लाइसेंस आपने लिया है? नहीं। अच्छा, लाइसेंस होता है, ऐसा मालूम है आपको? तेजाब बेचने के लिए लाइसेंस भी होता है? लाइसेंस नहीं मालूम है। अच्छा, जो ले जाता है, जो खरीदता है, अगर वो खरीदता है तो उसका रिकॉर्ड आप लोग रखते हैं कि क्यों ले जा रहा है, क्या करेगा? टॉयलेट के लिए एसिड मांगते हैं, हम लोग टॉयलेट के लिए एसिड देते हैं। लगभग सभी दुकानों पर मिलता है किराना के? हाँ, सब लोग बेचते हैं, सभी लोग बेचते हैं, क्योंकि ये उतना असरदारक नहीं है। अगर हम हाथ पर भी गिराएंगे तो जलेगा नहीं, ये हाथ नहीं जलेगा। तो किराना की दुकान पे हम मौजूद है वाराणसी में। इन्होंने तेजाब एसिड हमको दिया है जो 45 रुपए में मिल जाता है। और इस तेजाब को बेचने के लिए न इनके पास लाइसेंस है और ना ही अगर ये बेचते हैं तो किसी तरह का रिकॉर्ड रखते हैं। ये तस्वीर सिर्फ वाराणसी की नहीं है। जी मीडिया की टीम ने अलग अलग शहरों में रियलिटी चेक किया, जिस पर जो तस्वीर निकल कर आई वो डराने वाली है। वाराणसी के बाद शाहजहांपुर चलिए। जी हाँ, बीते वक्त में एसिड अटैक के कई मामले सामने आ चुके हैं। यहाँ भी किराने की दुकानों पर एसिड आसानी से उपलब्ध है। ये कुछ नहीं, मैं आया, मैंने इन्होंने पूछा कि टॉयलेट साफ करने का कुछ क्लीनर है? इन्होंने कहा कि हाँ ये है, तो इन्होंने मेरे को ये बोतल दिया। ठीक है, इन्होंने ना मेरे से कुछ पूछा कहाँ से आए हैं, क्या करना है आपको, कुछ नहीं पूछा।